जैसे कि पाठ का नाम है बहुपद, और इस पाठ के लिए जो बेसिक कंसेप्ट चाहिए, जो मूलभूत अवधारणाएं इससे संबंधित चाहिए, उनका थोड़ा बहुत अध्ययन आपने पिछली कक्षाओं में किया है। तो जैसे आपने देखा होगा कि चर राशियों की हम चर्चा करते थे और अचर राशियों की हम चर्चा करते हैं। चर राशियों से मेरा आशय है वे राशियां जिनके मान अज्ञात है, जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकती है, कोई भी रियल वैल्यू उनकी हो सकती है। ऐसी राशियों को प्रकट करने के लिए हम संकेत x, y, z आदि का प्रयोग करते हैं। ये सिंबल्स है चर राशियों को प्रकट करने के लिए। t हो सकता है, r हो सकता है, इसके अलावा भी विविध संकेतों का हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, अचर राशियां वे राशियां जिनके स्थिर मान होते हैं। जैसे मैंने कहा संख्या 10, तो 10 का भान करते ही आपके दिमाग में तत्काल 10 की तस्वीर बन जाती है कि 10 क्या है। ऐसे ही मैंने कहा 200, तो आप समझते हैं 200 संख्या क्या है। -5 मैंने कहा, तो यू नो व्हाट इज -5। तो इसके अलावा अचर राशियां कई मर्तबा इस प्रकार की भी होती हैं कि स्थिति विशेष में हम उसका नियत मान नहीं लिख पाते। तो ऐसी दशा में अचर राशियों को प्रकट करने के लिए हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर प्रायः A, B, C, D आदि संकेतों का प्रयोग करते हैं। इनको कांस्टेंट्स ट्रीट करते हैं, इनको मतलब अचर राशियां ट्रीट करते हैं, और इनको कई बार हम आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे कि इनको पैरामीटर्स भी कहते हैं। खैर, उस पर बात उच्च कक्षाओं में चर्चा होगी। अभी आपने ये समझना है चर राशियां यानी वेरिएबल्स और अचर राशियां यानी कांस्टेंट्स। तो जब कांस्टेंट्स के मान ज्ञात ना हो तो उस दशा में हम कांस्टेंट को संकेत ABCD से प्रकट करते हैं। और सामान्यतया अचर राशियां क्या हो सकती है, जैसे मैंने कहा 4, 6, √2 वगैरह कुछ भी हो सकता है। -5, जितने भी रियल नंबर हैं वो सब अचर राशियां, आप उनको एक एक करके ले सकते हैं। तो ये सारी धारणाएं आपको पहले से स्पष्ट है। हमारे जो पाठ का नाम है, जिसको बहुपद के नाम से हम जानते हैं यानी पॉलिनोमियल्स कहते हैं, अगर हम इसके टुकड़े करें हिंदी या अंग्रेजी में, बहुधन पद यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एकाधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद हो, वो बहुपद हो गया। या पॉलिनोमियल्स, पॉली माने मैनी, नोमियल्स माने टर्म्स, जिसमें एक से अधिक पद हो। पद की संकल्पना भी आपने कक्षा 8वीं में सीखी है, यानी कि किसी भी व्यंजक में जब हम धन या ऋण चिन्ह के द्वारा पृथक की गई राशियों की गणना करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, तो वो उस व्यंजक के पद कहलाते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ व्यंजक या जिसको हम अंग्रेजी भाषा में एक्सप्रेशन कहते हैं, कुछ एक्सप्रेशन आपके सम्मुख लिख के दिखा रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया 7x + 6, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। एक दूसरा एक्सप्रेशन मैंने लिखा 5x² + 8x + 9। एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा 9x³ + 7x। एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा, एक चर x में है, कोई आवश्यक नहीं कि चर x में हो। मान लो 7x⁴ + 8y⁴ + z + 9, ये एकाधिक चरों में हो गया। इसमें चर राशियां 3 चर राशियां आ गई, इसमें एक ही चर राशि है, इसमें एक चर राशि। तो ये जहां ये 3 एक्सप्रेशन, ये 3 व्यंजक एक चर राशि में लिखे गए हैं, वहीं चौथे नंबर का व्यंजक एक से अधिक चरों में व्यक्त है। इसमें चर राशियों की संख्या x, y और z है। एक मैंने और व्यंजक लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा a⁵ x + b⁹ (9/2) y + 6 या 16, कुछ भी लिख दिया, एक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि हमारा जो चाहे a है चाहे b है, वो कांस्टेंट्स है, वो अचर राशियों का काम कर रहे हैं, और x और y चर राशियां हैं, वहीं 16, ये 2 चर राशियों का एक एक्सप्रेशन हो गया। अब एक एक्सप्रेशन मैंने यहां पर लिखा x⁴ 7/2 + 5y² + 9, एक एक्सप्रेशन ये लिख दिया। एक एक्सप्रेशन मैंने यहां पर लिखा x⁴ 3/2 - 3x + 4, इस तरह का
इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन लिख दिए। अब ये सारे व्यंजक हैं, आप जानते हैं कि ये व्यंजक, ये इसमें व्यंजक में ये चर x का गुणांक कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ x। ये 5, 8 ये चर राशि के गुणांक कहलाएंगे। 2 घात वाले चर का गुणांक 5, कोफिशिएंट अंग्रेजी में कोफिशिएंट, और वैसे गुणांक 5 और 8 यहाँ पर गुणांक का काम कर रहे हैं। 9 अचर संख्या है, 9 और 7 यहाँ पर गुणांक का काम कर रहे हैं। 7, 8 और जिसका गुणांक कुछ ना लिखा हो, स्पष्ट है कि उसका गुणांक 1 है, तो 7, 8, 1 ये गुणांक हो गए। इसी तरह हमने 9 अचर राशि इसमें जुड़ रही है। यहाँ पर a की घात 5 और b की घात 9/2, ये जो 2 संख्याएं हैं ये हमारे गुणांकों का काम कर रही हैं। चर राशियां x, y हैं, 16 तो कांस्टेंट है ही। इसी के साथ साथ ये वाला जो मैंने व्यंजक लिख दिया है, इसमें x की पावर 7/2 का गुणांक 1 है, y स्क्वायर का गुणांक 5 है, और फिर एक अचर राशि है। इसी तरह से ये भी एक व्यंजक है, 1, -3, और ये गुणांक है, और 4 इसमें एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट इसको कहते हैं। इसके साथ कोई चर राशि सम्मिलित नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने सारे एक्सप्रेशन लिखाने का क्या मकसद है, कि इन्हीं एक्सप्रेशन के द्वारा, इनके माध्यम से हमने बहुपद या पॉलिनोमियल्स की समझ विकसित करनी है। देखिए, अब इसमें कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं, कुछ व्यंजक ऐसे हैं जिनको मैं बहुपद कह सकता हूं, और कुछ व्यंजक ऐसे हैं जिनको मैं बहुपद नहीं कह सकता। और इस पाठ में, क्योंकि आपके स्तर पे आपने केवल एक चर राशि वाले बहुपदों पर विचार करना है, अर्थात अभी हम केवल इस वाले बहुपद पर, इस वाले बहुपद पर, इस वाले बहुपद पर, और जो चर राशि एक चर राशि में है, और इस वाले बहुपद पर विचार करेंगे। यानी कि पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का और 7वें नंबर के, ये 3, 1 और ये 4, इन 4 एक्सप्रेशंस पर हमको ध्यान केंद्रित करना है। देखिए, पहले एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, x की घातें पूर्णांक है, मतलब 1 है। इसके बाद जब x नहीं लिखा गया तो 6 गुणा गया, x की घात 0 में मान सकता हूं, या ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि x की घात 0, अगर x नॉन जीरो रियल नंबर है तो 1 होती है, तो 6 × 1 6 होगा। तो घातें इसके घटते हुए क्रम में है, यानी यूं कहूं कि ये पद है, 2 पद है, पहले पद की घात 1 और दूसरे पद की घात 0। इसी तरह से यहां पर हमारे पास 3 पद हैं, पहले पद की घात 2, दूसरे पद की घात 1 और तीसरे पद की घात 0। पद की घात से आशय है कि उस पद में जो चर राशि है, उस पद में जो चर राशि है, जो वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है, वो उस पद की घात कहलाएगी। तो इस पद की घात 2, इस पद की घात 1, इस पद की घात 0, यानी 2 इसी क्रम में। यहां पर इस पद की घात 3 पूर्ण संख्या है, इस पद की घात 1 पूर्ण संख्या है। और लेकिन जब हम इस 7वें नंबर वाले एक्सप्रेशन पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं, यद्यपि इसमें चर राशि 1 ही है और पदों की संख्या भी 3 है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को हम बहुपद नहीं कहते। बहुपद क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसमें जो चर राशि है, किसी ना किसी पद में चर राशि की घात क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या नहीं है। कहने का आशय है कि फ्रैक्शनल पावर है, भिन्नात्मक संख्या चर की घात है, x की पावर 3/2। अगर ये x की पावर 3 होता मान लीजिए, तो तब ये भी बहुपद की कसौटी पर खरा उतरता। तो एक चर राशि में बहुपद से हमारा आशय होगा कि जिसमें एक्सप्रेशन लिखा हो और एक चर में एक्सप्रेशन हो, एक ही वेरिएबल हो उसमें, और जो चर है प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो। तो इस प्रकार की एक्सप्रेशन को, इस प्रकार के व्यंजकों को हम बहुपद कहते हैं। अब बहुपद, अंग्रेजी का शब्द इसका हो गया पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का पहला अक्षर ले ले तो P स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, P पॉलिनोमियल का संकेत माना जाएगा। और चूंकि ये चर x में बहुपद कहा जा रहा है, तो इसको मैं मान लीजिए P1 नंबर का पॉलिनोमियल कह दूं, इसको मैं P2 नंबर का पॉलिनोमियल कह दूं, इसको P3 नंबर का पॉलिनोमियल कह दूं। और ये क्योंकि एकाधिक चरों में है तो इनकी हम फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे, और ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसको मैंने लिख दिया P1 ऑफ x, P1 ऑफ x, इसको मैंने कह दिया P2 ऑफ x, इसको मैंने कह दिया P3 ऑफ x, यानी वी हैव 3 पॉलिनोमियल्स, P1 ऑफ x, P2 ऑफ x एंड P3 ऑफ x। तो अब हम क्या देखते हैं इसमें
इसमें हम देखते हैं कि जो ये 3 पॉलिनोमियल लिए हैं, इसमें इनको डिफाइन करने के लिए, इनको परिभाषित करने के लिए हमारे पास अब 2 तरीके हैं। एक तो पॉलिनोमियल का वर्गीकरण उसमें आने वाले पदों की संख्या के आधार पर कर सकते हैं, अर्थात P1x वाले बहुपद में पदों की संख्या 2 है तो ये द्विपदी हो गया, बाइनोमियल हो गया। P2 ऑफ x में एक चर राशि का ये बहुपद है और इसमें पदों की संख्या 3 है, 3 पद हैं तो इसलिए ये एक त्रिपदी का उदाहरण हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। इसी तरह से P3 ऑफ x, इसमें पदों की संख्या 1 और 2 पद है, अगेन ये बाइनोमियल हो गया। जिसमें एक पद होगा वो मोनोमियल या एक पदी, अर्थात एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, इस तरह से हम बहुपदों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अंग्रेजी में हम कहेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से पदों की संख्या के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण होता है बहुपद की घात के आधार पर। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हमको परिभाषित करना है, बहुपद की घात। इसको हम लिखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब अभी हमने पद, किसी बहुपद में आने वाले पद की घात की चर्चा की थी। आप जानते हैं, जैसे हमने कहा था कि इस पद की घात 2 है, इस पद की घात 1 है। अब हम पूरे बहुपद की घात कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान है कि जब भी आपके सबको कोई बहुपद दिया गया हो और आपने ये जांच लिया कि दिया गया एक्सप्रेशन बहुपद है, तो आप बहुपद की घात से आशय होगा कि बहुपद के उस पद की घात जो सर्वोच्च है, यानी हाईएस्ट डिग्री टर्म जो पॉलिनोमियल में, सबसे बड़ी घात का पद जो पॉलिनोमियल में है, वही उस संपूर्ण बहुपद की घात को तय करेगा। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर सबसे बड़ी घात का पद 1 है, इस पद की घात 0 है, तो ये 1 घात का बहुपद हो गया। ये इसमें P2 नंबर के पॉलिनोमियल में, P2 ऑफ x वाले में पहले वाले पद की घात 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद हो गया एक चर राशि में। इसी तरह से ये 3 घात है, डिग्री 3 है x की हाईएस्ट, ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। तो इस तरह से हम देखें तो बहुपदों का वर्गीकरण उनके घातों के आधार पर भी कर सकते हैं। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, सो ऑन सो फोर्थ, यानी फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल। और फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल को हम एक चर राशि के फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल को, या इस, हम अभी एक ही चर राशि की बात कर रहे हैं तो इसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो अगर डिग्री, हमारी डिग्री अथवा घात 1 हो, घात अगर 1 हो तो यहां पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? आप देखिए, बड़ा आसान है। अगर घात 0 है तो उसको हम अचर पॉलिनोमियल कहेंगे, अचर। अगर घात 1 है तो इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर घात 2 है तो इसको हम द्विघातीय बहुपद कहेंगे। अगर घात 3 है तो इसको हम त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। इनके अंग्रेजी नाम, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है, इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरह से त्रिघातीय को थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, और आगे चल करके आप इसी प्रकार इनका नामकरण कर सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम इसको कह सकते हैं, अगर इसका छोटा हम नाम बोले तो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे घातें बढ़ेंगी वैसे वैसे हम इनका वर्गीकरण आसानी से कर सकेंगे। तो अब हम पुनः इसकी पुनरावृत्ति कर लें कि P1 ऑफ x हमारा एक घातीय बहुपद है, द्विपद है, और ये रैखिक बहुपद भी कहलाएगा, ये वाला द्विघातीय बहुपद कहलाएगा, P3 वाला त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझ गए। इसमें एक पेचीदा बात जो है वो क्या है, इस बात को बड़ा ध्यान से आपने समझना है प्यारे बच्चों, कि अगर 2 पॉलिनोमियल्स की मैं चर्चा करता हूं, एक मैंने बहुपद ले लिया y बराबर c या y बराबर 4, y बराबर 5, y px को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कई मर्तबा हम p ऑफ x को y कह देते हैं। चलिए हम p ऑफ x ही कहें, मान लीजिए p ऑफ x बराबर 4 कह दिया, या p ऑफ x बराबर k कह दिया, जहां k बिलोंग्स टू r बट k नॉट इक्वल्स टू 0।
ये देखिए ये बात मैंने लिखी है यहाँ पे, इस पे ध्यान देंगे। यानी कि के कोई ना कोई वास्तविक संख्या है मगर के शून्य नहीं है। तो p ऑफ x इक्वल्स टू k या p ऑफ x इक्वल्स टू c, वट एवर यू राइट, जो भी लिखें, इस बहुपद को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल या अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ध्यान दीजिए, अभी आपकी शून्य भी एक वास्तविक संख्या है। अगर हमारे पास p ऑफ x इक्वल्स टू 0 हमने लिख दिया तो यहां पर 0 मींस 0, k की वैल्यू यहां 0 छोड़ी थी, यहां 0 आ गया। तो अब इसका नाम शून्य बहुपद कहलाएगा। इसका नाम शून्य बहुपद कहलाएगा, या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो अभी आपके ये बहुत ज्यादा काम का ना हो ये जीरो वाला पॉलिनोमियल, वो अलग बात है। लेकिन जब आप उच्च कक्षाओं में गणित का अध्ययन करेंगे, मैथ्स को हायर लेवल पे पढ़ेंगे, तो वहां पर p ऑफ x इक्वल्स टू 0 बड़े काम का पॉलिनोमियल आपको नजर आएगा। तो अब मैं इन दोनों बहुपदों की घात की चर्चा कर दूं। ये वाला बहुपद, इसकी अगर मैं घात या डिग्री, इसकी डिग्री कहूं तो इसकी डिग्री प्यारे बच्चों होती है शून्य। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, और जो जीरो बहुपद है इसकी घात होती है अपरिभाषित, अर्थात शून्य बहुपद की घात हम परिभाषित नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कंपटीशन में आ सकता है। तो आप इसको ध्यान देंगे कि हम कई बार गलती से इसको भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की श्रेणी में रख देते हैं, जबकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट व्हिच इज नॉन जीरो, अशून्य वास्तविक संख्या है, उसकी घात शून्य है। जबकि जब पॉलिनोमियल का वैल्यू ही 0 हो जाए तो वो जीरो पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद कहलाता है और उसकी घात परिभाषित नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि बहुपद की घात और बहुपद की अवधारणा से अब आप कुछ स्पष्ट है और हम टॉपिक को आगे बढ़ा सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हम किसी बहुपद को व्यापक रूप में किस प्रकार लिखें। तो बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, ये भी बड़े काम का है। इसको हम कहेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक बहुपद का सामान्य रूप, एक बहुपद का व्यापक रूप, सामान्य रूप भी कह सकते हैं इसको, जनरल फॉर्म, एक ही बात है। तो क्या होगा, मतलब कि हम एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख दें जो किसी भी बहुपद को व्यक्त करने में सक्षम हो, जिसकी सहायता से हम किसी भी घात का बहुपद, कितने ही पदों के बहुपद का सर्जन कर लें, मगर अभी एक चर राशि में। तो एक चर राशि की बहुपद की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि यदि मैं p ऑफ x को इस प्रकार लिख दूं, p ऑफ x को इस प्रकार लिख लूं, a सबस्क्रिप्ट 0 x रेज टू द पावर n प्लस a1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से क्रम चलता चला जाएगा और an माइनस 1 x रेज टू द पावर 1 पावर सामान्यतया लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इससे पहले x की पावर 2 रहा होगा और इसके बाद अगला जो पद आता है वो हो गया a सबस्क्रिप्ट n। चूंकि मैंने आपको कहा कि सामान्य बहुपद हमने लिखना है, यानी ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है, तो आपके दिमाग में प्रश्न ये आया होगा कि अभी हम कांस्टेंट राशियों को, जबकि उनके मान ज्ञात नहीं थे, ABCD आदि से व्यक्त कर रहे थे, तो हमने क्यों नहीं यहाँ ABCD का प्रयोग किया। तो देखिए ABCD तो हमारे पास सीमित संख्या में होते हैं, जबकि यहाँ पर पदों की संख्या बहुत अधिक भी हो सकती है। तो ऐसी दशा में हम, यानी n हो सकती है, n कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, ऐसी दशा में हम a, अंग्रेजी का जो अक्षर पहला है a, उसके नीचे सबस्क्रिप्ट लगाते जाते हैं। हमने क्या लिखा, a0 a1 a2 an-1 an। अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने कितने कांस्टेंट राशियां यहां पर लिख दी हैं, ये क्रम आप जानते हैं, आप अगला 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 इसके बाद के सभी लिख सकते हैं।
हालांकि क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, n बहुत बड़ी संख्या भी हो सकती है, तो ये अव्यवहारिक है। तो इस पैटर्न को कम से कम आप समझ गए हैं, तो हम विचार कर सकते हैं कि इसमें लिखे गए कांस्टेंट्स की संख्या कितनी होगी। यानी मेरा कहने का आशय था कि जो A0 है, A सबस्क्रिप्ट 1 है, A सबस्क्रिप्ट 2 है, A3 भी आया होगा, और इसी तरह से कहीं पे AI भी आया होगा, और लास्ट में AN, I stands for any n। तो ये सब के सब these belong to set of real number। belong to का माने हैं, किसमें हैं, कहां से लिए गए हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। इस प्रकार से जब हम R लिखते हैं, मैंने बताया था कि ये वास्तविक संख्याओं के समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कोई ना कोई वास्तविक संख्याएं हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आप इनकी संख्या क्या बताने में सक्षम है। तो हम देखिए, अगर हम गिनती करें 1 से लेकर n तक, ये हो गया, और एक 0 हम इंक्लूड कर दें, ऐसे ही प्रश्न। तो ये हमारे पास कितने पैरामीटर्स मैंने, कितने कांस्टेंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, n+1। तो n+1 कांस्टेंट बड़े आसानी से मेरे को मिल गए, एक ही अंग्रेजी के अल्फाबेट के माध्यम से। तो अब ये कोई ना कोई वास्तविक संख्या हो सकता है इसमें बहुत से शून्य हो, बिल्कुल हो सकता है, शून्य भी वास्तविक संख्या है जब हम किसी विशेष बहुपद पे आएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये बहुपद n घात का है, तो कम से कम n घात का गुणांक तो 0 नहीं होगा ना, क्योंकि फिर तो वो वैनिश हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा वो वाला पद। तो a की पावर a सबस्क्रिप्ट 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इनमें से 0 हो सकते हैं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि px का मैंने क्या लिखा, n घात का व्यापक बहुपद, n घात का व्यापक बहुपद, जनरल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जनरल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो डिग्री n वाला पद हमको बचाना है, तो इसका गुणांक शून्य नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम किसी भी व्यापक बहुपद की, जो कि चर राशि, एक चर राशि x में लिखा गया है, उसका सृजन कर सकते हैं। तो यहां पर यदि आप जोड़ सकते हैं, तब ये इस तरह से हमारे पास। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब हम इस स्थिति में हैं कि किसी बहुपद को आसानी से समझ सकते हैं कि वो बहुपद है कि नहीं है, उसकी घात कितनी है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम कुछ छोटे छोटे 2-4 उदाहरणों को यहां पर ले लेते हैं, और जिसके माध्यम से हम अभ्यास कर लेंगे कि उनकी घात क्या है, पदों की संख्या क्या है। एक मैंने लिखा, एक एक्सप्रेशन लिखा यहाँ पे, 5 की पावर 9/2 x² + 7x + 18। एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा a⁻³ 11/3 x की पावर 4 + 70। एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा x की पावर 13/2 + x³ + x² + 4। एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा a की पावर 99/2 x की पावर 100 - 50 x की पावर 30 + 9। एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा x की पावर -2/3 + x की पावर 7 + x की 2x की पावर 4 - 8x। बहुत है, इतना अभ्यास कार्य पर्याप्त है। अगर हम इस पहले वाले बहुपद पर देखते हैं, तो देखिए ये निश्चित रूप से बहुपद है, क्योंकि चर राशि की घातें घटते हुए क्रम में है और पूर्ण संख्या है। पदों की संख्या इसकी हो गई 3, और इस बहुपद की घात हो गई चर राशि की उच्चतम घात। उस वाले पद की घात ही बहुपद की घात कहलाएगी, जिसमें चर राशि की अधिकतम पावर है, यानी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। इस वाले में हमें भ्रम होता है कि ये भिन्नात्मक घात है, लेकिन ये भिन्नात्मक घात कांस्टेंट की है, अचर राशि की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास x की पावर 4 है, इंटीग्रल पावर है x की, तो ये भी एक द्विपद हो गया, चौथी घात का, 4th डिग्री का बाइनोमियल हो गया। क्या ये बहुपद है? तो आप देखिए, क्या ये बहुपद है? x⁻³ 13/2 आ रहा है, फ्रैक्शनल पावर आ रही है, उसके बाद अन्य पदों में x की घात है, ठीक है।
लेकिन एक जगह ये पद मान्य नहीं है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम इस पर विचार करें तो x की पावर 100, x की पावर 30, a रेज़ टू द पावर, यद्यपि 99/2 लिखा है, फ्रैक्शनल है, लेकिन चूंकि पुनः मैं कह रहा हूं कि ये एक अचर राशि है, तो निश्चित रूप से ये भी हमारा 100 घात का एक बहुपद है। और पदों की संख्या आप देखिए, ऋण और धन चिन्ह जोड़िए, ऋण और धन चिन्हों की संख्या हो गई 2 और 1 जोड़ दो, उसमें 3 पद, 1 पद 2 पद 3, त्रिपदी हो गया है 100 घात एक चर। क्या ये बहुपद है? यहां पर हम देख रहे हैं कि x की घात पूर्ण संख्या नहीं है, एक ऋणात्मक संख्या है, -2/3 है। तो यद्यपि ये एक्सप्रेशन है, लेकिन एक ही चर राशि में भी है, पदों की संख्या 1 2 3 4 है, लेकिन हम इसको बहुपद की श्रेणी में नहीं रखेंगे, क्योंकि चर राशि की घात पहले पद में पूर्ण संख्या नहीं है। तो अब बहुपद कौन कौन है? ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। तो आप बहुपद को पहचान सकेंगे, बहुपद की घात निर्धारित कर सकेंगे। इस वाले बहुपद की द्विघात, चतुर्घात, इसकी ये तो बहुपद ही नहीं है, इसकी 100 घात, और ये तो बहुपद ही नहीं। तो बहुपद होने के बाद उसकी घात परिभाषित की जाएगी। पहले आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि क्या वह बहुपद है, और यदि बहुपद है तब हम उसकी घात पर विचार करेंगे। प्यारे बच्चों, अभ्यास कार्य, क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है तो अभ्यास कार्य सीमित हो सकता है। आप अधिक से अधिक प्रश्नों का स्वयं अपने पाठ्य पुस्तक से घर पर हल करें, अभ्यास कार्य ढेर सारा करें, और शुभकामनाओं के साथ एंजॉय योर डे। थैंक यू।